हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हमारे क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN को। तो दोस्तों CWSN का फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिसको हम दिव्यांग भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस है 2023 to 24। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इस यूनिट के कंटेंट को, मतलब दोस्तों हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, जिसमें हम देखेंगे स्पेशल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और डिफलिम्पिक्स को। सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स। थर्ड टॉपिक है दोस्तों हमारा कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। और लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है दोस्तों हमारा ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, जिसमें हम देखेंगे स्पेशल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और डिफलिम्पिक्स को। सबसे पहला दोस्तों हमारा स्पेशल ओलंपिक्स। तो दोस्तों स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डिजाइंड है उन चिल्ड्रन के लिए, उन एडल्ट्स के लिए जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। टोटल 172 कंट्रीज़ हैं जो कि स्पेशल ओलंपिक्स में शामिल है। 5 मिलियन मतलब 50 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स दुनिया में हर जगह वेरियस प्लेसेस पर दिन प्रतिदिन ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स जो है इसका एक मेजर इवेंट रहता है, जिसको स्पेशल ओलंपिक कमेटी के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। और ये जो वर्ल्ड गेम्स है ये हर 2 साल में होते हैं। सबसे पहला स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स जो है वो जुलाई 20, 1968 में शिकागो में हुआ था। शिकागो USA में है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पैरालंपिक गेम्स, ए सीरीज ऑफ इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट्स for athletes with disabilities that are associated with and held following the summer and winter Olympic Games। जितने भी एथलीट्स जो हैं जो कि डिसेबल हैं उनके लिए एक इंटरनेशनल कंपटीशन कराया जाता था, जो कि पैरेलल चलाया जाता था समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स के। जैसे नॉर्मल ओलंपिक्स जो होते थे वैसे ही पैरालंपिक्स भी होते थे, और ये पहली बार हेल्ड हुए थे 1960 में रोम के अंदर। और इन सब चीजों को हैंडल कर रही थी हमारी IPC मतलब इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो है बोन, जर्मनी में। अब हम देख लेते हैं इंडिया एट पैरालंपिक्स, मतलब इंडिया की क्या स्थिति रही है पैरालंपिक्स में। तो दोस्तों सबसे पहली बार जो पैरालंपिक्स हुए थे वो हुए थे 1960 में रोम में, और जो इंडिया है उसने डेब्यू किया था पैरालंपिक्स में 1968 के गेम्स में। इंडिया ने जो अपना सबसे पहला मेडल जीता था पैरालंपिक्स में वो जीता था 1974 में, और वो जो मेडल था वो एक गोल्ड मेडल था जो कि मुरलीकांत पैटकर ने जीता था स्विमिंग के अंदर। और दोस्तों जो अभी रिसेंट में 2020 के पैरालंपिक्स हुए थे उसमें इंडिया ने आज तक का अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, जिसमें 19 मेडल्स को जीता है इंडिया ने, और उसमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज हैं। मेडल टैली में भी इंडिया जो है वो 24th पोजीशन में था। नेक्स्ट आता है डिफलिम्पिक्स। जो डिफलिम्पिक्स था उसको पहले वर्ल्ड गेम्स फॉर डीफ कहा जाता था, और ये पहली बार हेल्ड कहाँ हुआ था? ये पहली बार हेल्ड हुआ था पेरिस 1924 में, और ये हर 4 साल बाद कराया जाता है। और इसके अंदर वही एथलीट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसकी जो हियरिंग लॉस है वो 55 डिसिबल हो, और इन कंपटीशन के अंदर हियरिंग एड को यूज करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो जिस कंडीशन के अंदर जो एथलीट्स है उसी कंडीशन के अंदर उसको अपना बेस्ट पार्टिसिपेशन दिखाना होता था। और इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट। और पैरालंपिक्स गेम्स का लोगो क्या है? तो वो भी आपको सामने दिख रहा है। और डिफलिम्पिक्स गेम्स का लोगो क्या है? वो भी आपको। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स। तो दोस्तों जो कंसेप्ट है क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग का वो बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये कहा जाता है कि जितने भी डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं, जितने भी नॉर्मल लोग हैं, उनके बीच में हमें एक फेयर कंपटीशन रखना है थ्रू ग्रुपिंग ऑफ एथलीट्स। और दोस्तों इसका जो पर्पस है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है ग्रुपिंग सिस्टम के जैसे, जो कि बेसिकली मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स में यूज़ किया जाता है, जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, वेट के बेसिस पे। तो अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। तो दोस्तों अगर कोई भी एथलीट जो है वो अलग अलग इंटरनेशनल डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, जैसे कि पैरालंपिक गेम्स, डिफलिम्पिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स, वर्ल्ड गेम्स, तो उनको दोस्तों कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एथलीट को पैरालंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करना है तो उसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी जो कि अलग अलग स्पोर्ट्स से भी वेरी करेगी और डिसेबिलिटी ग्रुप से भी वेरी करेगी। पैरालंपिक गेम्स में भी कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है जो कि एथलीट्स को फुलफिल करने पड़ते हैं अगर उसे पैरालंपिक गेम्स में कम्पीट करना है तो। उसी तरह अगर डिफ ओलंपिक्स के अंदर किसी भी एथलीट को पार्टिसिपेट करना है तो इसमें भी दोस्तों कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि जो भी पर्सन है जो कि डीफ है उसका अगर हियरिंग लॉस 55 डेसिबल है तो वो दोस्तों डिफ ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। बस शर्त यह है कि वो किसी भी तरीके की हियरिंग एड मतलब वो कान वाली मशीन को यूज ना करे। अगर वो इतनी चीज करता है तो कोई भी पर्सन डिफ ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो दोस्तों कोई भी पर्सन है अगर उसे स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो दोस्तों उसकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 8 साल की एज होनी चाहिए उसकी, और साथ ही साथ उसको दोस्तों कोई भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होनी चाहिए। अगर इस तरीके का कोई भी एथलीट है, कोई भी पर्सन है तो वो दोस्तों स्पेशल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन को। तो दोस्तों जैसे ही एथलीट जो है वो स्पोर्ट और इवेंट में एलिजिबल हो जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए तो दोस्तों अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर एथलीट को क्लासिफाई कर दिया जाता है उनके फंक्शनल एबिलिटी के लेवल के बेसिस पे। और दोस्तों जो क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट है वो बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि वेट कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करते हैं एथलीट्स को। वेट कैटेगरीज में हम कैसे क्लासिफाई करते हैं एथलीट्स को, तो वेट कैटेगरीज में जैसे हम रेसलिंग में क्लासिफाई करते हैं एथलीट को वेट कैटेगरी के बेसिस पे, बॉक्सिंग में करते हैं, वेट लिफ्टिंग में करते हैं, तो उसी तरह हमें अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट में हमें एथलीट्स को भी क्लासिफाई करना पड़ता है। और दोस्तों जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो अलग अलग स्पोर्ट्स के हिसाब से वेरी करता है, लेकिन दोस्तों ये सिंपली एक सिस्टम है एथलीट्स को ग्रुपिंग करने का जिन जिन में भी सिमिलर एबिलिटीज है उस स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो दोस्तों सबसे पहले हम इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स का कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो दोस्तों फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में इंक्लूजन का मतलब होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि डिसेबल्ड हैं, उनके अंदर कुछ कुछ डिसेबिलिटीज हैं, वो दोस्तों अलग अलग एक्टिविटीज में इक्वली पार्टिसिपेट कर पाएं, यही इसका मतलब होता है। अब हम देख लेते हैं कि इंक्लूजन का स्पोर्ट्स में क्या नीड है। सबसे पहला पॉइंट है फॉर डेवलप सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि सभी इंडिविजुअल में सेल्फ स्टीम होता है, और दोस्तों जैसा कि देखा जाता है कि जितने भी डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जितने भी डिसेबल्ड एथलीट्स होते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा जो सेल्फ स्टीम है वो कम होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल स्टूडेंट्स या नॉर्मल एथलीट्स। और दोस्तों जितने भी डिसेबल्ड एथलीट्स हैं वो दोस्तों अगर नॉर्मल एथलीट्स के साथ सेम ग्राउंड में ही पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे दोस्तों उनका सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा फॉर बेटर सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन। तो दोस्तों इंक्लूजन जो है वो स्पोर्ट्स में एम्पल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को, नॉर्मल स्टूडेंट्स को, कि वो अपने सोशल स्किल्स को, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर पाएं। और दोस्तों जैसे ही डिसेबल्ड एथलीट्स जो हैं वो अगर नॉर्मल एथलीट्स के साथ मिलकर खेलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो इससे उनकी सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सभी चीज़ें इंप्रूव होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा नॉर्मल प्लेयर्स गेट अ चांस टू इंक्रीज फ्रेंडशिप विद डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो दोस्तों जैसे ही जो नॉर्मल प्लेयर्स होते हैं, नॉर्मल एथलीट्स होते हैं, वो साथ में मिलके खेलते हैं डिसेबल्ड चिल्ड्रन के साथ, डिसेबल्ड प्लेयर्स के साथ, तो दोस्तों इससे धीरे धीरे करके उनके बीच में फ्रेंडशिप भी इंक्रीज होता है। नॉर्मल स्टूडेंट्स डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ पाते हैं, उनकी वीकनेसेस को, उनके स्ट्रेंथ को, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूजन से ही पॉसिबल हो पाती है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई दी कि जैसे ही डिसेबल्ड स्टूडेंट जो हैं वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ खेलते हैं, उनके साथ इक्वल वे में पार्टिसिपेट करते हैं सेम ग्राउंड में, तो इससे दोस्तों जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं वो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ पाते हैं। जो दोस्तों डिसेबल्ड स्टूडेंट है वो नॉर्मल स्टूडेंट के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझ पाते हैं, तो इससे उनके बीच में फ्रेंडशिप भी डेवलप होता है। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा फॉर बेटर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जब दोस्तों वो लोग सेम ग्राउंड में ही डिसेबल्ड स्टूडेंट्स और नॉर्मल स्टूडेंट्स साथ में मिलकर खेल रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कभी वो लोग जीत रहे हैं, कभी वो लोग हार रहे हैं, तो इससे दोस्तों उनके बीच में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मतलब हम लोग एक ही हैं, समान हैं, ऐसी भावना डेवलप होती है। नेक्स्ट अब हम समझ लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। मतलब दोस्तों हम इंक्लूसिव एजुकेशन को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है राइट टू एजुकेशन थ्रू इंक्लूजन। तो दोस्तों ये चीज़ तो हमें पता है कि जो राइट टू एजुकेशन है वो सभी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट है,
क्योंकि दोस्तों जो एजुकेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है या फिर मीडियम है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। और दोस्तों अगर हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए दोस्तों हमें वेलकम करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, अगर वो डिसेबल्ड है तब भी और अगर वो नॉर्मल है तब भी, और सेम क्लासरूम में और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ताकि दोस्तों उनके बीच में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी डेवलप हो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा प्रोवाइडिंग स्पेशल ट्रेनिंग एंड नॉलेज टू द टीचर्स। तो दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो दोस्तों टीचर्स जो हैं उनको हमें वेल ट्रेंड करना पड़ेगा, ताकि दोस्तों जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को उनके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, उनकी एबिलिटीज़ के बेसिस पे, उनकी कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे पढ़ा पाएँ, समझा पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा सुटेबल एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन। तो दोस्तों बिल्कुल टाइम पे हमें एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराना चाहिए अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है इंक्लूसिव एजुकेशन को इफेक्टिव तरीके से। तो हमें दोस्तों एग्जामिनेशन को भी सूटेबल तरीके से कंडक्ट कराना होगा टाइमली, और जो करिकुलम है उसको दोस्तों हमें बिल्कुल पैरेलल रखना होगा अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो दोस्तों डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हो चाहे वो नॉर्मल स्टूडेंट्स हो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा इक्वल ट्रीटमेंट रेदर देन सिंपैथी। तो दोस्तों जितने भी डिसेबल्ड लोग होते हैं, जितने भी डिसेबल एथलीट्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोगों को दोस्तों सिंपैथी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। अगर हम दोस्तों उनको इक्वली रिस्पेक्ट देंगे नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह, तो इससे दोस्तों उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, उनका दोस्तों इससे सेल्फ स्टीम भी बढ़ता है, और वो लोग दोस्तों बेटर परफॉर्मेंस देने का ट्राई करते हैं। चाहे दोस्तों वो क्लासरूम में अपना बेटर परफॉर्मेंस देने का ट्राई करें, चाहे वो ग्राउंड पे अपना बेटर परफॉर्मेंस देने का ट्राई करें। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेस। तो दोस्तों जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास दोस्तों प्रॉपर रिसोर्सेस होना चाहिए अगर उन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना है। तो रिसोर्सेस जैसे कि रैम्प्स, चेयर्स, स्टूडेंट रिलेटेड मटेरियल्स लाइक यूनिफॉर्म्स, बुक्स, स्टेशनरीज, टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स एटसेट्रा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट फॉर डेवलप लर्निंग कैपेसिटी एंड गुड रिलेशनशिप। तो अगर दोस्तों पेरेंट्स भी अगर साथ देते हैं डिसेबल्ड स्टूडेंट्स का, तो इससे दोस्तों उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आता है, वो लोग दोस्तों अपनी जो वीकनेसेस हैं उसको भुला पाते हैं, और वो लोग भी दोस्तों नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह ट्राई करते हैं कि हम भी अपना बेटर परफॉर्मेंस दे पाएँ, चाहे वो ग्राउंड पे दें चाहे वो क्लासरूम में दे। तो ये चीज़ वो देने का ट्राई करते हैं, और दोस्तों ये चीज़ करने का जो मोटिवेशन उन्हें मिलता है वो उन्हें पेरेंट्स से, टीचर से ही मिलता है। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल। तो दोस्तों जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो रिजिड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि जिससे दोस्तों जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं वो दोस्तों नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ मिलकर अपना बेटर परफॉर्मेंस दे पाएँ, उनको दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम ना आए किसी भी चीज़ को लर्न करने में, मतलब कुल मिला के उनका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो चीज़ उससे ख़राब ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। मतलब ऐसे बच्चे जो कि डिसेबल हैं उनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, उनके लिए उनका एडवांटेजेस क्या है। तो दोस्तों आइए हम एक एक करके इसको देखते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है रिड्यूस लेवल ऑफ एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। तो दोस्तों ये किसी भी डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो स्ट्रेस लेवल है या डिप्रेशन लेवल है वो हायर होगा नॉर्मल चिल्ड्रन के कंपैरिजन में, क्योंकि जब वो अपने आसपास के दोस्तों को देखेंगे कि वो जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो आसानी से कर पाते हैं, लेकिन वहीं अगर वो जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है जब वो उस नॉर्मल एक्टिविटी को करता है तो उसके लिए इतनी आसानी नहीं होती है। तो अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज़ को रेगुलरली करता है तो उसका ये जो लेवल ऑफ स्ट्रेस और डिप्रेशन है वो भी कम होगा। सेकेंड एडवांटेज है इम्प्रूव्ड सोशल इंटरेक्शन। मतलब अगर डिसेबल्ड बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज रखेगा तो उसका जो सोशल इंटरेक्शन है दूसरे बच्चों के साथ वो भी बढ़ेगा। थर्ड एडवांटेज है बेटर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। तो दोस्तों ये हो सकता है कि जो बच्चा डिसेबल्ड है उसकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ इतनी अच्छी ना हो, तो अगर वो अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रखता है तो उसकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ दोनों ही इम्प्रूव हो सकती है। फोर्थ एडवांटेज है कॉग्निटिव बेनिफिट्स। मतलब अगर कोई डिसेबल्ड चिल्ड्रन अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रखता है तो वो अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचान पाएगा, और वो पहचान पाएगा कि किस एरिया में वो सबसे स्ट्रांग है। लास्ट टॉपिक है स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इसका मतलब क्या होता है इसे जानना जरूरी है। तो दोस्तों स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मतलब जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उन तक फिजिकल एक्टिविटीज को कैसे पहुंचाया जाए, इन लाइंस का मतलब यही है।
तो चलिए अब हम देखते हैं किन तरीकों से हम फिजिकल एक्टिविटीज को डिसेबल्ड चिल्ड्रन तक पहुंचा सकते हैं और उन्हें भी कुछ हद तक फिट रख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मेडिकल चेकअप। मतलब उन बच्चों का मेडिकल चेकअप किया जाना चाहिए। अगर डिसेबल्ड बच्चों को मेडिकल चेकअप किया जाएगा तो ये पता लग पाएगा कि एक्चुअली किस पार्ट में उनको डिसेबिलिटी है और फिर उसके अकॉर्डिंग ही उनको स्पोर्ट्स एंड गेम्स खिलवाए जाएंगे। अगला पॉइंट है एक्टिविटीज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। मतलब पहले हमें ये जानना होगा कि उन बच्चों को किन एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है और फिर उन बच्चों को वही एक्टिविटीज करवाई जाए। नेक्स्ट पॉइंट है मॉडिफिकेशन इन रूल्स। मतलब जो भी हम एक्टिविटीज करवा रहे हैं उन डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए हम उनके रूल्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हम ब्लाइंड क्रिकेट करवा रहे हैं तो हम ओवर आर्म बॉल फेंकने की जगह पर अंडर आर्म बॉल को फेंकवा सकते हैं। इससे उनको खेलने में भी आसानी होगी, उनको कोई तकलीफ भी नहीं होगी और इससे जो ब्लाइंड क्रिकेट है उसमें ब्लाइंड लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। मतलब दोस्तों जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी एक्टिविटीज उसी इन्वायरमेंट में करवाई जाए जो उनके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल हो। और लास्ट पॉइंट है इक्विपमेंट रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटीज शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। इसका मतलब है दोस्तों कि जो इक्विपमेंट होने चाहिए या फिर जो ऑब्जेक्ट होने चाहिए वो दोस्तों उन बच्चों के अकॉर्डिंग ही उस एक्टिविटीज में होने चाहिए। अब दोस्तों जो इक्विपमेंट है वो वेरी कर सकता है साइज में, शेप में, कलर में, वेट में। इसलिए दोस्तों जो इक्विपमेंट होनी चाहिए वो उनकी कैपेबिलिटी क्या है और उस चिल्ड्रन का लेवल क्या है उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका यूनिट है, यूनिट नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, ये दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।